बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। HCI लेक्चर 26। आज हम मॉडलिंग रिच इंटरेक्शन पे बात करेंगे। इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस स्टेटस इवेंट एनालिसिस, एस्पेक्ट ऑफ रिच एनवायरनमेंट, रिच कॉन्टेक्स्ट, सेंसर बेस्ड इंटरेक्शंस। तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। क्या होती हैं रिच इंटरेक्शंस? ह्यूमन computer interaction is normally considered as a relationship between human and computer. Obviously, this is an ideal or exceptional situation that one human is interacting with one computer. Thus, it focused on individual planned user action. So, इस वजह से ये focused रहती हैं individual planned user actions पर. In real world, like in offices, several individuals and systems are taking part. But in reality क्या होता है, एक से ज़्यादा यूज़र और एक से ज़्यादा सिस्टम्स हिस्सा ले रहे होते हैं. सो वहाँ पे हम इससे HCI से थोड़ा सा आगे निकलना होता है. HCI के नॉर्मल जो हमने डेफिनेशन आइडियल कंडीशन की दी हुई है उससे हटके. In this lecture, we look at several ways in which this normal situation can be modeled either by new methods or by adapting existing ones. अब हमें ये देखना है कि ये जो हम नॉर्मल सिचुएशन जिसमें एक सिस्टम एक यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम कैसे मॉडल कर सकते हैं एक से ज़्यादा यूज़र एक से ज़्यादा सिस्टम के लिए. और सिमिलरली क्या हम उसके लिए नए मेथड्स बनाएंगे या हम कुछ पुराने मेथड्स को कुछ चेंजेस कर देंगे. सो स्टेटस इवेंट एनालिसिस क्या है, रिच एनवायरनमेंट्स इन टास्क एनालिसिस क्या है और सेंसर बेस्ड सिस्टम्स क्या हैं, उनको हम थोड़ा सा मॉडलिंग रिच इंटरेक्शन में लेके चलेंगे. व्हाट इज स्टेटस? Status, for example, includes the position of a mouse on a table and the current screen contact as well as the internal state of the system. So status ये भी है कि माउस का इस वक्त पोजीशन क्या है. ठीक है ना. अगर मैं लेट्स सपोज के माउस की इस वक्त पेन की सिचुएशन पे ले आऊं तो माउस क्या करेगा, इस वक्त ये करेगा. अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा और मैं क्लिक करूंगा तो माउस ने क्या किया, डॉट छोड़ दिया. और अगर मैं माउस को क्लिक करके और ड्रैग कर दूंगा तो ये लाइन छोड़ देगा. सो ये स्टेटस बता रहा है. क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पेन के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है. लेकिन अगर मैं इसको एरो पे सिलेक्ट कर दूंगा और मैं क्लिक करूंगा तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाएगा. सो इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम भी बता रहा है और पोजिशन को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है. सो दिस इज व्हाट स्टेटस इज. सो दिस राइट नाउ माउस स्टेटस क्योंकि एरो पे है तो अब क्लिक जो है वो नेक्स्ट बटन लेके जाएगा, लेकिन उससे पहले जो क्लिक है वो कुछ और कर देता, जैसे कि ये पॉइंट हो गया या ये लाइन ड्रॉ हो गई. द वर्ड स्टेट हैज connotations of the complete state of the system rather than the selective particular views meant here by status. अब अगेन स्टेट का मतलब यह है कि आपने एक से ज्यादा स्टेट ऑफ द सिस्टम को लेके चल रहे हैं, ना सिवाय इसके कि जो अभी हमने एक एग्जांपल दे दी कि स्टेट ने ये करना है. सो जब स्टेट की बात करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक स्टेटस की बात नहीं करते बल्कि कंप्लीट स्टेट ऑफ द स्टेट या स्टेटस ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे होते हैं. तो स्टेट और स्टेटस में फ़र्क ये हो जाता है. स्टेटस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाता है और स्टेट का मतलब ये है कि कंप्लीट स्टेट. स्टेटस वर्सेस इवेंट्स. अब स्टेटस और इवेंट में क्या फ़र्क है? द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटस एंड इवेंट इज बिटवीन बीइंग एंड डूइंग. सो स्टेटस का मतलब ये है कि एरो, इस वक्त एरो, और इवेंट क्या होगा कि जब मैं माउस क्लिक करूंगा तो इस एरो की वजह से नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा. सो बीइंग का मतलब ये है कि इस वक्त ये एरो पे मौजूद है, ये स्टेटस है. इवेंट का मतलब ये है कि नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया. सिमिलरली अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं, दोबारा पेन की तरफ आ जाएं, तो स्टेटस का मतलब ये है कि ये इस वक्त पेन मोड में है, यानी ये बीइंग है. और डूइंग में क्या होगा कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो बजाय नेक्स्ट स्लाइड के ये एक डॉट बना देगा. सो ये बी इवेंट हो गया, उससे पहले ये स्टेटस था.
स्टेटस फिनोमेना ऑलवेज हैव अ वैल्यू वन कुड कंसल्ट। सो स्टेटस फिनोमेना की एक वैल्यू होगी जो कि आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द माउस ऑन द टेबल टॉप एट 3.3 hours 27 PM। सो 3:27 PM पे स्टेटस ऑफ द पोजीशन ऑफ द माउस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये एक तरह से है, हम ये देख सकते हैं कि ये पॉइंटर कब पॉइंटर पे रहता है और कब एरो हो जाता है। एन इवेंट ऑन द अदर हैंड हैपन्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। इवेंट जबकि किसी भी मोमेंट पे हो जाता है। फॉर एग्जांपल एट व्हाट टाइम डिड द यूजर प्रेस द माउस बटन। सो उस यूजर ने किस टाइम पे एक्चुअली प्रेस किया माउस बटन को, वो उसका इवेंट हो जाएगा। स्टेटस इवेंट एनालिसिस अगर हम करने जाएंगे तो यूनिफाइंग फ्रेमवर्क है। सिस्टम जो है वो फॉर्मल एनालिसिस की बात कर रहा है। यूजर जो है वो साइकोलॉजी और ह्यूरिस्टिक्स से हम उसके फ्रेमवर्क को बता सकते हैं। जाहिर बात है यूजर का मेंटल फ्रेमवर्क, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, ये साइकोलॉजी और ह्यूरिस्टिक्स से पता चल सकता है, लेकिन सिस्टम का जाहिर बात है हम फॉर्मल एनालिसिस से कर सकते हैं। टाइम बिहेवियर जो है वो हम डिटेक्ट, डिलेज या सिलेक्ट फीडबैक के जरिए कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल फिनोमेना क्या है? फॉर एग्जाम्पल पोलिंग, जैसे जिसको हमने पहले भी क्लॉक में पिछले उसमें भी बताया था आपको लेक्चर में। गिवन ब्रायन ओनली हैड अ स्टेटस द वॉच फेस। अगर एक ब्रायन के पास सिर्फ एनालॉग उसके पास क्लॉक है और वो उससे घड़ी का डायल सिर्फ देख सकता है और वो एक इवेंट चाहता है 7:35, तो वो अगर 7:35 पे कोई चीज चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको 7 बजे के बाद से ना उसको थोड़ी देर बाद ना पीरियोडिकली उसको वॉच को देखना पड़ेगा। अब इन कंप्यूटिंग टर्म्स ये हो जाएगा कि ब्रायन पोल्ड हिज वॉच। तो ब्रायन ने पोल्ड किया है, लुकिंग एट हिज वॉच को जो है ना पोल कर लिया है। वो यही पोलिंग इज अ नॉर्मल एक्टिविटी जो कि नॉर्मली इंसान कर रहा होता है और मशीन भी कर रही होती है। इंसान इसलिए कर रहा होता है कि वो, जैसे अगर मैं देख रहा हूँ, देख के पढ़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कैमरे की तरफ भी देख रहा हूँ। सो ये मेरी पोलिंग है। इसी तरह सिस्टम में भी होता है, कंप्यूटर सिस्टम भी ये देख रहा होता है, जैसे कि अगर आपने टाइम सेवर लगाया हुआ है या स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है तो वो टाइम की पोलिंग करेगा ही, तो चेक करेगा ना कि भाई वो हर सेकंड के बाद लेट सपोज देखेगा और आपने 5 सेकंड का अगर स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है तो 5 सेकंड के बाद वो स्क्रीन को ऑफ कर देगा। तो मशीन भी पोलिंग कर रही है इस तरह से। सो इट इज अ स्टैंडर्ड वे टू टर्न अ स्टेटस इनटू एन इवेंट। सो अगर स्क्रीन सेवर आपने लगाया हुआ है तो ये स्टैंडर्ड वे है कि स्क्रीन सेवर अभी स्टेटस है और ये स्टेटस जैसे ही वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे का लगाया हुआ है, जितने भी टाइम का आपने लगाया हुआ है, उस टाइम के गुजरने के बाद वो इवेंट में कन्वर्ट होगा और वो इवेंट स्क्रीन को सेविंग मोड में ले जाएगा और आपको दोबारा, अगर आपने उसमें पासवर्ड वगैरह डाला हुआ है तो आपको दोबारा पासवर्ड डाल के ही एंटर होना पड़ेगा। रिस्क सेट ऑफ फिनोमेना क्या है कि इनपुट जो है वो आपके पास इवेंट्स जो हैं, और स्टेटस में अगर हम देखें तो इनपुट की प्रेस है और स्टेटस क्या है, माउस पोजीशन है। आउटपुट क्या है, बीप भी हो सकता है और स्टेटस जो है वो डिस्प्ले भी हो सकता है। तो इवेंट बीप है और स्टेटस जो है वो डिस्प्ले है, बता रहा है। इंटरनल में क्या है, इंटरप्ट है और स्टेटस इवेंट का, और स्टेटस में वो डॉक्यूमेंट स्टेट में आ जाता है। एक्सटर्नल में इवेंट है टाइम और स्टेटस में टेम्परेचर बन जाता है। सो इस तरीके से हम इवेंट्स और स्टेटस को डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट, आउटपुट, इंटरनल और एक्सटर्नल के उस पे। मोस्ट नोटेशन ओनली डील विद सबसेट ऑफ दीज। सो जैसे स्टेट ट्रांजिट नेटवर्क में हमने देखा STNs में कि इवेंट इन और इवेंट आउट को बता सकता है, सारी चीजें नहीं बता सकता। मे नीड ऑकवर्ड वर्क अराउंड। सो इसको वर्क अराउंड करने के लिए हमें कुछ और उसके लिए ये ऑकवर्ड होगा, करना मुश्किल हो जाएगा। रिच सेट्स ऑफ बिहेवियर को अगर हम देखना चाहते हैं तो पहला है हमारे पास एक्शन, स्टेट चेंज एट यूजर इनिशिएटेड इवेंट। तो स्टेट चेंज उस वक्त होगा जब यूजर ने कोई इवेंट इनिशिएट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट एरो से इस डॉट में आ गया। इसी तरह से जब दोबारा इस डॉट से मैं इसको एरो पे करूंगा तो ये स्टेट चेंज हो गया।
सो ये यूजर ने इनिशिएट किया। स्टेटस चेंज इवेंट एग्जांपल स्टॉक ड्रॉप्स लो रीऑर्डर लेवल। अब स्टेटस चेंज इवेंट जो इंटरनली सिस्टम क्या करेगा कि स्टॉक अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसको रीऑर्डर का उसने एक थ्रेशोल्ड दिया होगा कि इतने स्टॉक जब हो जाएं तो इसको रीऑर्डर कर दें ताकि प्रोडक्शन का काम चलता रहे। तो अगर उस स्टॉक उससे नीचे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे ये स्टेटस जैसे ही चेंज होगा इवेंट अकर होना शुरू हो जाएगा। स्टेटस आपने किसका रखा हुआ है? आपने स्टॉक की एक रखा हुआ है कि स्टॉक का स्टेटस हमारे पास रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल बिहेवियर जो है वो है बिटवीन एक्शंस है ड्रैगिंग एन आइकॉन। अगर आप आइकॉन को ड्रैग कर रहे हैं तो ये उसके जैसे आपने मूव करना है, कॉपी को करना है कमांड को या फाइल को मूव करना है, तो अब जो आप ड्रैग कर रहे हैं आइकॉन को, ये उसके इंटरस्टेट्स जो है बिहेवियर को चेंज कर रहा है। स्टैंडर्ड नोटेशंस में इसमें यूजुअली आता है, समटाइम्स आता है या नेवर आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इवेंट क्या है? स्टेटस चेंज इवेंट द पासिंग ऑफ टाइम है, उस पर आपके पास स्टेटस जो है अपना चेंज कर लेता है इवेंट। एक्चुअल एंड परसीव्ड इवेंट जो है यूजली सम गैप में होता है। आपने 5 सेकंड का दिया हुआ है लेकिन पोलिंग आप टाइम की जिस तरीके से कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा 5 सेकंड एग्जैक्ट डॉट पे नहीं होगा, बाज़ दफ़ा डिले से भी हो जाएगा। पोलिंग ग्लांस एट अ वॉच है और इस पे जो स्टेटस चेंज बिकम परसीव्ड इवेंट, तो आपने जब आप टाइम को देख रहे हैं, ग्लांस कर रहे हैं, तो स्टेटस चेंज जो है वो परसीव्ड इवेंट हो जाएगा कि अब इस टाइम के बाद आपको अंदाजा है कि आपने ये चेंज कर लेता है। ग्रेनुलरिटी में हमने बात की थी बर्थडे डेज हैं और अपॉइंटमेंट जो है वो मिनट्स पे डिपेंडेंट है। बर्थडे जो है वो डेट्स को आपको देखना पड़ता है कि कौन सी डेट हो गई है आज, और अपॉइंटमेंट जो है वो एट टाइम्स आपको मिनट के हवाले से देखना होता है कि कौन से मिनट हो गए, बाज़ दफ़ा आवर्स पे भी जा सकते हैं। डिज़ाइन इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि ऑब्वियसली एक्चुअल और परसीव में लैग होता है। मैचेस एप्लीकेशन टाइम स्केल जो है उनके दरमियान आपने एट टाइम्स जो है वो क्योंकि गैप आ जाता है इसलिए ये प्रॉब्लम रहता है। टू स्लो में हम ये कहते हैं कि एट टाइम्स आपका रिस्पांस टू द इवेंट इतना लेट हो जाता है कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे पावर प्लांट इमरजेंसी हो गई है, कोई अगर पावर प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि अक्सर वो जो ट्रिप कर जाते हैं ट्रांसफार्मर्स वगैरह, तो अब उन ट्रांसफार्मर का जो रिस्पांस टाइम है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से गाड़ी आएगी, वो आके ठीक करेगी, तो वो इमरजेंसी को, यह तो हमारे घर की इमरजेंसी वो इतनी नहीं होती, लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता किसी केमिकल प्लांट में या किसी एक्चुअल पावर प्लांट पे जहाँ पे ये आ रहा है तो वहाँ पे आप इतना स्लो वो इवेंट नहीं कर सकते। टू फास्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप स्टॉक लेवल को हर वक्त चेक करें जा रहे हैं, हर वक्त चेक करे जा रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि एट टाइम्स ये हो जाएगा कि आप खामखा प्रोडक्शन को रोक रहे होंगे स्टॉक को चेक करने के लिए कि ठहरो पहले मुझे स्टॉक को देख लेने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसको हर वक्त नहीं देखना चाहिए आपके लिए। जो पावर प्लांट, खासतौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आपको एक्शन बहुत तेज़ी से लेना होता है, वहाँ पे आप स्लो नहीं रख सकते। इसी तरह आप जो ऐसी चीज़ जिस पे थोड़ा सा आप लैग कर सकते हैं टाइम को, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते। तो ये हमें देखना होता है कि कहाँ पे हम स्लो रखें और कहाँ पे हम फास्ट रखें। नाइव साइकोलॉजी को हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम टच किया था, अब दोबारा देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंटरफेस टेक्निक्स वी नीड टू एम्प्लॉय सम नाइव साइकोलॉजी. This can tell us what sort of stimuli are salient and where the user's attention will be focused. So इसमें हमें क्या करना होता है कि हमने ये डिसाइड करना होता है कि यूज़र अटेंशन को, क्योंकि हमने ये इसमें चेक करना होता है, तो हमें ये देखना होता है कि कौन से ऐसे स्टिमुलाई, कौन से ऐसे स्टिमुलस हम रखें इसके अंदर कि वो ये हमें बता सकें कि यूज़र जो अटेंशन है वो फोकस रहे। यानी अगर आपने
एनिमेशन रखी हुई है स्लाइड में, तो वो आपकी नज़र उस एनिमेशन की तरफ ज़रूर जाती है। सो आपको पता है कि यूज़र जो अटेंशन है वो फोकस रहेगी। इसी तरह अगर मैं माउस को ऐसे इसके जो पढ़ रहा हूँ उसके नीचे लेके जाऊँ तो आपकी भी अटेंशन उस वक्त फोकस रहेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। सो ये एक तरह से नाइव साइकोलॉजी का पार्ट बन जाता है। सो प्रिडिक्ट वेयर द यूजर इज लुकिंग, माउस व्हेन पोजीशनिंग, इसी तरह माउस को जब हम पोजीशन कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूजर भी यही कर रहा होता है। इंसर्शन पॉइंट ये है कि मैं अगर इसको क्लिक करूं और क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको ले आऊं तो अब ये इंसर्शन पॉइंट आ गया जो ब्लिंक कर रही है। सो ये भी काफ़ी विजिबल होता है। इसी तरह से स्क्रीन इफ़ यू आर लकी, तो अगर मैं ये स्क्रीन पे आ रहा है तो अब आपका फोकस ये है कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ। सो ये उसका पार्ट बन जाता है। इमीडिएट इवेंट्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेल आ जाती है। एंड सो बास केसेस में अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो आप देखते हैं कि इमीडिएट इवेंट में नॉइज़ आ जाती है या कोई एरर अगर होती है तो वो नॉइज़ आ जाती है। ये इमीडिएट इवेंट में है। और पेरिफेरल विजन में है मूवमेंट और लार्ज चेंज। अगर मैं यहाँ पे कोई एनिमेशन डाल दूँ, लार्ज चेंज ले आऊँ, तो ये आपके पेरिफेरल विजन में आ जाएगी और अब फौरन ही उस पर आपकी नज़र जाएगी कि ओके ये क्या हुआ है। क्लोजर ये है कि आपने अब लूज एंडेंशियल है कि आपने माउस अगर आप माउस को इतना ज़्यादा मूव करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी अटेंशन इसकी तरफ नहीं रहेगी, या एक साथ 2-3 एक्टिविटीज़ हो रही हो तो अब आपका फोकस किस चीज़ पे है ये नहीं होता, बल्कि बाज़ दफ़ा किसी भी चीज़ पे नहीं रहता। तो ये कंकरेंट एक्टिविटीज़ जब चल रही होती हैं तो ये एक तरह से क्लोजर की तरफ जा रहा होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था ईमेल डिलीवरी को, उसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या होता है कि किसी टाइम पे मेल अराइव होती है, ये अराइव होती है तो ये एक इवेंट बन जाता है। बाज़ दफ़ा आपने कौन सी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, किस उसमें क्या ऑप्शंस रखी हुई हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने दिया हुआ है। अगर आप जाएँ कंट्रोल पैनल में जाएं, साउंड्स में जाएं और साउंड में जाके आप अपनी ईमेल अराइवल का आप साउंड दे सकते हैं तो वो साउंड भी आ जाएगा और मेल बॉक्स फाइल का जो स्टेटस है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अब मेल टूल जो है वो नोटिस कर लेता है कि मेल अराइव हो गई है तो वो उस नई मेल उसमें ऐड कर देता है और वो हाईलाइटेड या बोल्ड शक्ल में आ जाती है। मेल टूल एजेंट जो है वो आइकॉन को चेंज कर देता है और वो इनबॉक्स में आपको ये दिखा देता है कि मेल आ गई है, और अब इसकी वजह से यूज़र जो है नोटिस कर लेता है और अब यूज़र पे क्लिक करने के ऊपर आप डिपेंडेंट होके बैठ जाते हैं। सो एक मेल आई, यहाँ पोलिंग हो रही है, वो आपका सॉफ्टवेयर खुद ब खुद पोल कर रहा है, एक टाइम के बाद चेक कर रहा है कि कोई नई मेल आ रही है या नहीं आ रही। जैसे ही वो आ रही है तो मेल टूल जो है उसको नोटिस करता है, वो मेल टूल एजेंट को इन्वोक करता है, वो उसका आइकॉन चेंज करता है और हम फिर ये परसीव करता है कि ये आइकॉन जो चेंज हुआ है ये यूज़र इसको देख लेगा। सो मेल हैज़ अराइव्ड में जो है इसमें जो टाइमलाइन एट ईच लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये शायद बहुत इमीडिएट भी हो अगर आपका सिस्टम आइडियल पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप मल्टीपल उस पर टास्क चला रहे हैं तो ये स्टेटस एट टाइम्स इस पे ये जो टाइम लैग है ये बढ़ जाता है और आपको बहुत लेट पता चलता है कि मेल आ चुकी है। सो डिपेंड करता है। perceived event not guaranteed in minutes, it's not guaranteed। ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप टाइम स्केल के बाद आप यहाँ इसको तो टाइम स्केल लगा देते हैं कि आपका वो मेल जो है किसी खास टाइम के साथ डाले। एक्सप्लिसिट एग्जामिनेशन में आप जो है वो आवर्स और डेज और उसमें लगा देते हैं कि भाई आवर्स में या 5 मिनट में या 10 मिनट्स में या 1 दिन में, देखे डिपेंड करता है। और ऑडिबल बेल जो है वो आप सेकंड में लगा देते हैं, यानी मेल आने का अगर आपको मिल गई है तो यहाँ पे आप बेल अगर लगा देंगे तो आपको
फौरन ही मिल जाएगा। सो बट वांट मिनट्स गारंटीड, तो मिनट्स को जब आपने गारंटीड करना होता है तो यूजुअली आप टाइम लेवल पे उन मिनट्स, इतने मिनट्स के पर का भी ऑप्शन लगा लेते हैं। सो यूजुअली आपके पास जो यूजुअल स्केल है उसमें आवर्स और डेज तो डेफिनेटली डिफाइंड होते हैं। मिनट्स बाज दफ़ा कि आपको जिस मिनट में आए उसी मिनट में आपको रिसीव हो जाए, ये बाज दफ़ा गारंटीड नहीं होता, लेकिन इंसान चाहता ये है कि उसको ये गारंटी मिले। स्क्रीन बटन और विजेट्स में कि जैसे हम कहे स्क्रीन बटन ऑफन मिस्ड बट एरर नॉट नोटिस, अगर हम स्क्रीन बटन को मिस कर देते हैं तो हम उसको नोटिस नहीं करते, और जितना कॉमन विजिट होगा उतने ही उसका कॉमन एरर होगी, क्योंकि आप उसको यूजुअली मिस कर रहे होते हैं। अब एट टाइम्स ये होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पावर पॉइंट में ये होता है कि यूजुअली ये होता है कि जब आप कोई भी स्लाइड शो चला रहे होते हैं, उसको जब आप ब्रेक करते हैं और आप उस स्लाइड शो को दोबारा रन करते हैं, तो अब आप ये देखें कि वो एरो की खुद ब खुद ही चेंज हो गई है पेन उस पे पेन के ऊपर। अब इस पेन से उसको एरो पे लाने के लिए आपको एरो पे जाना होता है। तो यूजुअली ये होता है कि जब भी इंसान सिलेक्ट करता है और वो करता है उसको वापस एस्केप करके और कुछ करके स्लाइड शो को दोबारा रन करता है, तो ये उससे यूजुअली मिस हो जाता है, और जब वो नेक्स्ट स्लाइड के लिए क्लिक करता है तो वो डॉट लगा देता है। सो ये कॉमन विजिट कॉमन एरर है, क्योंकि हम ये गौर ही नहीं कर रहे होते। एट टाइम्स हमने माउस को साइड पे किया हुआ होता है और हम माउस को लाते हैं तो हम एरो का गौर ही नहीं करते कि एरो मौजूद है कि नहीं है। क्लोजर ये है कि मिस्टेक लाइकली कंकरेंट एक्शन, वो एक मिस्टेक इसमें लाजमी हो जाएगा और कंकरेंट एक्शन आपको करना पड़ेगा। और नॉट नोटिस सिमेंटिक फीडबैक मिस्ड, अब इसमें सिमेंटिक फीडबैक उन्होंने नहीं दी हुई कि सिस्टम ये बता दे कि भाई अब ये जो एरो है ये पेन की उसमें चेंज हो गया, कोई फीडबैक नहीं मिले। सोल्यूशन ये है कि विजिट फीडबैक फॉर एप्लीकेशन इवेंट होना चाहिए। अगर हम विजिट का फीडबैक डाल दें एप्लीकेशन इवेंट में तो ये बहुत हो जाएगा। या अब परसीव्ड इवेंट फॉर द यूज़र, अब जब आप बार बार करते हैं तो मेरे लिए अब ये परसीव्ड इवेंट बाज़ दफ़ा बन जाता है, हर दफ़ा नहीं बनता, तो मैं पहले से ही चेंज कर देता हूं। बट इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक्सपर्ट से स्लिप होती है तो टेस्टिंग डजंट हेल्प। आप 10 दफ़ा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो कर लेंगे, लेकिन 10th टाइम शायद आप फिर भी मिस्टेक कर दें तो वो फिर भी मौजूद रहती है। सो आपने डिलीट का बटन दबाया और वो डिलीट के बटन ने डिलीट कर दिया, क्विक उसमें से डिलीट हुआ या नहीं हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपने क्विक को हाईलाइट किया है यहाँ पे और डिलीट करना चाह रहे हैं, जो कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो नहीं होगा। अब स्क्रीन बटन हिट में अगर हम चले जाएं तो एप्लीकेशन डायलॉग हिट स्क्रीन यूजर में तो डू डिलीट हाईलाइट डिलीट आप कर रहे हैं। आपने उसके बाद आपने क्विक को जैसे हाईलाइट कर लिया। अब हाईलाइट करने के लिए ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे लाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और आपने डिलीट को डिप्रेस कर लिया। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिलीज माउस बटन करना है। जैसे ही आप माउस बटन को वो करेंगे तो आपका ये जो हाईलाइट करने का है वो खत्म हो गया। अब आपको डिलीट पे जाके क्लिक करना है और जैसे ही आपने डिलीट को क्लिक किया ये क्विक खत्म हो जाएगा। लेकिन अब द ब्राउन फॉक्स रह गया, द क्विक ब्राउन फॉक्स में चेंज टेक्स्ट तो हो गया लेकिन ये विजिबल नहीं है। ये विजिबिलिटी अब आप खुद ही सोचेंगे कैसे लाएंगे। और मिस में क्या हो रहा है, मिस में ये हो रहा है कि आपने हाईलाइट कर लिया, डिप्रेस माउस बटन, और आप डिलीट बटन से इसको हाईलाइट करने के बाद अब आपको डिलीट बटन की तरफ जाना है, लेकिन आप किसी भी वजह से डिलीट बटन के दबाने के बजाय आपने नीचे कहीं मूव कर गए और आपसे ये डिलीट बटन नहीं दबा। अब जो होगा तो वो
आपके पास कोई फीडबैक नहीं आएगा कि क्विक अपनी जगह मौजूद है, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो क्विक अपनी जगह मौजूद है और आपको पता नहीं चल रहा, सो नो फीडबैक है, इस वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्विक डिलीट करना भूल गए हैं, क्योंकि आपने अपने तौर पर डिलीट के उस जगह पे प्रेस करने के बजाय कि जहां पे ये इवेंट अकर होना था, डिलीट के थोड़े से साइड पे प्रेस कर दिया है जहां पे ये इवेंट अकर नहीं हो रहा, डिलीशन वाला, और ये आपको फीडबैक नहीं मिल रहा। सो हिट और मिस में क्या होता है कि आइडेंटिकल स्क्रीन फीडबैक होता है, सिमेंटिक फीडबैक ओनली क्लोजर, और अगर उस वक्त आपके पास आई मूव्स एल्सवेयर हो जाए तो आप उस हिट को मिस में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती। तो एक ही सॉल्यूशन होता है कि अगर आप सिमुलेटेड क्लिक्स को बना दें, कि सिमुलेशन कर दें और डिलीशन की तरफ आपका फोकस उस जगह पे रहे, तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज ये हिट और मिस में बहुत आसानी रहती है कि कितनी दफ़ा आपने हिट किया, कितनी दफ़ा आपने मिस किया। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको ये पता है कि जो हिट और मिस है उसके दरमियान कितना सा फासला रहता है। आपने एम किया हुआ होता है और आप क्लिक करते हैं, वो जो टाइम लैग आ जाता है, उस टाइम लैग में अगर वो मूव कर जाता है ऑब्जेक्ट तो आप यूजुअली मिस करते हैं। सेम हैपन्स विद नॉर्मल क्लिक्स एंड नॉर्मल मूवमेंट ऑफ हिट एंड मिस, कि आप डिलीशन में तो खास तौर पे अक्सर दफ़ा ये हो जाता है कि आप हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट करने के बाद आप मिस कर जाते हैं डिलीट करना। सो इसलिए ये यहाँ पे ये आइडेंटिकल स्क्रीन फीडबैक है। सिर्फ सिमेंटिक फीडबैक जो है वो ये चेंज इन टेक्स्ट की वजह से आपको पता चलता है। अगर ये क्लिक को हम इसमें कोई सिमुलेशन डाल दें, कोई रेडिश, कोई ऐसा फंक्शन डाल दें, तो ये हमारे पास आ सकता है। रिच कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टास्क मॉडल्स हैं, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन हमने कैसे करनी है, फिर सिचुएटेडनेस है कि यूनिक कॉन्टेक्स्ट पे हमने रहना है, फिर एथनोग्राफी है क्योंकि ज़्यादा यूज़र हैं तो हमें रिच इकोलॉजीज़ पे लेके चलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे लेके आएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल जैसे हम लेके चलें, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर जनरेटेड कॉन्टेक्स्ट हैं, 170 बिलियन ट्वीट्स प्लस 400 मिलियंस पर डे। ये हमारी जो हमारे पास ट्विटर का स्टेटस है वो ये बता रहा है। अब इसमें एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो रही है, बेनता हुए जा रही है, ऑनलाइन रिकमेंडेशंस आई जा रही हैं कि आप ये यूज़ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, फिर पॉलिसी मेकिंग है, और प्रॉफिट जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट से आ रहा है वो 1.8 बिलियन फॉर फेसबुक आ रहा है और 0.9 बिलियन फॉर यूट्यूब आ रहा है। तो ये यूज़र जनरेट कर रहे हैं, हालांकि कंटेंट्स जो कंपनीज हैं फेसबुक या यूट्यूब वो जनरेट नहीं कर रही, आप और मैं जनरेट कर रहे हैं, बट वो इससे इतना प्रॉफिट कमा रही हैं। अब कोलैबोरेशन हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी, डूइंग इट टुगेदर, उसके ऊपर कोलैबोरेशन चलती है। ऑलरेडी इन सेवरल नोटेशन, कॉन्कर, टास्क ट्रीज, सीटीटी है, इसी तरह ग्रुप वेयर टास्क एनालिसिस हैं, वो जो हैं कोलैबोरेशन को देखती हैं। और ऐड आर्टिफैक्ट्स टू, हमें उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स डाल देने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट को इस आर्टिफैक्ट के ज़रिए दिखा दिया कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, एक बंदा नहीं कर रहा, ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं। कनकरेंट टास्क ट्रीज अगर हमने करना है, ये पेट्रोना एटॉल ने जो है एक कॉन्फ्रेंस में पीसा में डिस्क्राइब किए थे। तो अब अगर हमने बुक हॉलीडे करना है तो ये हमारे पास एक हॉलीडे की बुकिंग कर रहे हैं हम। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है। हॉलीडे आइडिया जो है ये अब उसमें कन्वर्ट हो गया और ये एक्चुअल मेक बुकिंग में भी कन्वर्ट हो गया कि आप बुकिंग करने चले गए।
हॉलीडे आइडिया में अब आपने देखा कि ईमेल्स को देखा कि कहाँ कहाँ से एडवर्टीजमेंट आई हुई है कि हॉलीडे पैकेजेस हैं, होटल्स की रेट चीप हुए हुए हैं, या कहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, आपने वो उस चीज़ पे हुआ तो ये आपने डेस्टिनेशन अपनी के मैंने इस दफ़ा छुट्टियां मनाने सवात जाना है, सवात में फ़लाना फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके लिहाज से आपने डेस्टिनेशन देख ली। फिर आपने जो है बुकिंग एजेंट के पास गए, आपने कहा कि मेरी फ़्लाइट बुक कर दो या मेरी ट्रेन का वो कर दो। फिर वो जो है होटल को चूज़ करना, कहाँ ठहरना है, ये फिर कस्टमर के लेवल पे आ जाता है। और होटल भी बाज़ दफ़ा ऑनलाइन, आजकल बहुत अच्छे होटल जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। सो हमने इसको किस तरह से कहा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट टास्क है, ये क्लाउड है, हमें नहीं पता। जहाँ पे यूज़र कर रहा है वहाँ पे हमने आर्टिफैक्ट्स यूज़ कर दिए कि वो यूज़र का काम है, उसकी एक तस्वीर दिखा दी। जहाँ पे कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है वहाँ हमने कंप्यूटर की आइकॉन लगा दिया। जहाँ पे यूज़र और कंप्यूटर काम कर रहे हैं वहाँ पे हमने यूज़र और कंप्यूटर का आर्टिफैक्ट लगा देंगे। और इसी तरह जब हम जहाँ पे कोऑपरेटिव टास्क आ रही है वहाँ यूज़र भी हो सकते हैं और बहुत सारे यूज़र्स और सिस्टम्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस किस्म का काम है। ग्रुप वेयर टास्क एनालिसिस कैसे करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, टूल्स होती हैं, एलिसिटेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। रिच मॉडल ऑफ टास्क वर्ल्ड होता है कि हमने कहा कि टास्क वर्ल्ड को हम एक रिच उसमें करेंगे। अब रिच ऑन्टोलॉजी यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ह्यूमन रोल्स फॉर कोलैबोरेशन, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स अगर हमने यूज़ करने हैं तो हमने करना है। अब एक इवेंट हुआ, उस इवेंट से हमने इस गोल तक पहुंचना है। सो इवेंट ने ट्रिगर की टास्क, इस टास्क ने कोई एक ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट्स ने रोल डिफाइन किया और उसने एक एजेंट को भी परफॉर्म करने को कहा। और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्म्ड होता है। और जब ये इस टास्क ने अपना रोल, सब टास्क, ट्रिगर्स सारे इन्फॉर्म कर लिए तो इनिशियली आप अपने गोल के पास पहुंच जाते हैं। और गोल्स को ज़ाहिर बात है पहुंचने के लिए आपने बहुत सारे सब गोल्स इसको टास्क को देने होते हैं, तभी जाके आप ये सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन व्हाट यू नीड टू नो एंड व्हेन यू नीड टू नो इट है। प्री प्लान्ड कॉग्निटिव मॉडल में जो है हमने ये डिसाइड करना है कि ये गोल किन एक्शंस के ज़रिए परफॉर्म होंगे। और सिचुएटेड एक्शंस में हमने ये देखना है कि किस इन्वायरमेंट में ये एक्शंस जो हैं परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बुकिंग में जाना है तो हमने बुकिंग करानी है तो हमें ये पता है कि हमें बुकिंग एजेंट के पास जाना है, बुकिंग एजेंट के पास सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम चलेगा। अगर किसी वजह से सिस्टम डाउन है, लिंक डाउन है, तो फिर भी वो एक्शन, बुकिंग का एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो वो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंट्रोल में हम ओपन लूप कंट्रोल रखते हैं जिसमें नो फीडबैक, और इसकी वजह से क्योंकि नो फीडबैक है तो ये एक फ्रेजाइल है कि हमने एक्चुअली कंट्रोल जो है वो एक्शन किया और वो इन्वायरमेंट में दे दिया। अब इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है। सो ओपन लूप कंट्रोल में क्या है, और क्लोज लूप कंट्रोल क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास यूजर्स फीडबैक हो जाते हैं और इस फीडबैक की वजह से रोबस्ट हो जाता है। अगर हम ओपन और क्लोज्ड फीडबैक की एग्जांपल लेके चलें कि आपने एजेंट से बुकिंग करानी है, उसको कह दिया कि वो किसी भी फ्लाइट आपकी किसी भी होटल में बुकिंग करा दे, तो उसको अगर चीप होटल्स यूजुअली भरे हुए होते हैं तो उसको एक्सपेंसिव होटल मिलेगा और वो आपकी बुकिंग करा देगा। अब अगर वो आपको नहीं बताएगा और आपको करा देगा तो वो आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे और आप उसमें मारे जाएंगे। लेकिन क्लोज लूप में ये होगा कि वो आपको बताएगा कि भाई सस्ते तो नहीं मिल रहे, ये महंगे मिल रहे हैं, तो आप उसमें कहेंगे कि यार इनमें जो सबसे अब जो इसके नेक्स्ट ऑल्टरनेट में जो सस्ता मिल रहा है उसमें करा दो। तो ये एक तरह से फीडबैक के साथ आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। सो ये बाज़ दफ़ा हो जाता है। इसी तरह टाइम की बुकिंग होती है कि भाई आपको रात को 1 बजे निकलना सही नहीं है, उसने रात के 1 बजे की फ़्लाइट बुक करा दी है। सो थिंग्स लाइक दैट। तो फीडबैक इंपॉर्टेंट हो जाता है बाज़ दफ़ा। अब अगर हम
एडिंग इंफॉर्मेशन में हम ये कह रहे हैं कि अब ये एक हमारे पास आ गया है। इसमें अगर हम कह रहे हैं कि पोर टी, हाउ मैनी कप्स और बॉयल कप्स, ये हमने पीछे एक एग्जांपल की थी, गेट आउट ऑफ कप्स, मेक पॉट ऑफ टी, पोर टी। तो प्लान 0 क्या है, 1 देन 2, व्हेन कैटल बॉयल्स 3 and 4। सो हम पोर टी कर रहे हैं, अब हमें कितने कप्स करने हैं ये हमें नहीं पता। सो एडिंग इंफॉर्मेशन समटाइम्स मेक इट मोर इम्पॉर्टेंट। अब अगर उसने पोर 2 करनी है और उसने 4 कप्स में करनी है, तो उसको कप्स यहाँ पे पता हो जाए तो वो उतने ही कप्स निकालेगा, वरना वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। सो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड व्हेन सब टास्क इन्वॉल्व्स इनपुट और आउटपुट। जब भी कब हमें इंफॉर्मेशन एडिशनल चाहिए होती है कि जब सब टास्क इन्वॉल्व करती है इनपुट और आउटपुट पे, तब हमें चाहिए होती है कि हम उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दें। इसी तरह सम काइंड ऑफ चॉइस जब आ जाती है, हाउ टू नो व्हाट टू डू, उस जगह पे हमें एडिंग, जब तक हम इंफॉर्मेशन में एडिशन नहीं करेंगे हम नहीं कर सकेंगे। और जब सब टास्क एक दफ़े से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होती है, अब जैसे कितने कप आपने डालने हैं, तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे नंबर ऑफ कप्स कितने हैं, तो वो डालता चला जाएगा और उतने मेहमान नहीं आए, उसने उतने कप्स डाल दिए। तो ये एट टाइम्स ये हमें ऐड करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क। समटाइम्स जो है वो एग्जिस्टिंग टास्क में ही आपके वो चाहिए होता है। जैसे अगर उसने डायल करना है तो फ़ोन नंबर अगर एंटर्ड हुआ है तो आपने उसके जो आपको फ़ोन उसको कॉल करनी है तो आप उसकी पर्सनल फाइल से देख के कर सकते हैं। तो अब ये ऑलरेडी एंटर्ड है। यूज़र रिमेंबर इज, अब अगर वो उसने उसको रिमेंबर किया हुआ है तो वो डायरेक्टरी इंक्वायरी एक दफ़ा करने के बाद उसको याद रहता है, तो वो बार बार उसको खुद से डायल कर सकता है। अगर वो ऑन डिस्प्ले डिवाइस है, अगर वो पीडीए उसने या स्मार्टफोन वगैरह रखा हुआ है या मोबाइल फ़ोन में आजकल होता है, तो वो आप देख लेते हैं और उसको डायल कर देते हैं। अब इसकी वजह से एक डिसएडवांटेज हुआ है मोबाइल फ़ोन की वजह से कि एक ज़माने में जैसे मुझे कुछ नंबर याद रहते थे, अब मुझे एट टाइम्स बहुत सारे नंबर याद नहीं होते, क्योंकि अब मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ अपने मोबाइल उस पर। और जैसे ही मोबाइल खुदा खासा चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है या गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो फिर आप सबसे पहले अपनी एड्रेस बुक को लूज़ करते हैं। इसके लिए ये होता है कि वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लें और कंप्यूटर में मौजूद रहे, सो ऑन सो फोर्थ। इन द एनवायरनमेंट जो होता है कि बाज़ दफ़ा प्री एग्जिस्टिंग होता है, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी में होता है, आप फ़ोन डायरेक्टरी में जाके सर्च कर सकते हैं। अब तो उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले ज़माने में होता था। और क्रिएटेड इन अ टास्क, आप अपने पास पेपर पे लिख देते हैं या मोबाइल में एंटर कर लेते हैं। सो ये इन्वायरमेंट के अंदर आपने इनबिल्ट कर दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ट्रिगर्स क्या हैं, प्रोसेसेस, व्हाट हैपेंस एंड ऑर्डर, गेट्स फ्रॉम पोस्ट फ्रॉम अ पिजन होल, ब्रिंग पोस्ट टू डेस्क, ओपन पोस्ट। सो पिजन होल्स यूजुअली जो पुराने ज़माने में जब मेल्स आती थी तो वो मोल्स सबके नाम अपनी अपनी जगह पे मौजूद होती थी। आप अपने उससे मेल बॉक्स से मेल लेते थे और फिर उसको पढ़ते थे कि क्या मेल आई है। सो इसको डिफाइन किया हुआ है। सो अब ये ट्रिगर्स होता है, इसके व्हाट हैपन्स एंड ऑर्डर क्या है, व्हेन एंड व्हाई होता है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ये चेक करते थे अपने मेल, फिर ब्रिंग पोस्ट टू द डेस्क, आप अपनी डेस्क पे ऑफिस में पहुंचती आप अपनी डेस्क पे सारी पोस्ट ले आते थे और फिर आप पोस्ट को पढ़ना शुरू करते थे। यूजुअली एट कॉफ़ी या टी टाइम पे आप देखते थे कि यार कौन कौन सी डाक आ गई है, उस डाक को ज़रा देखना शुरू कर दें। सो ये प्रोसेस होते थे और उसके ऑर्डर और कब और कैसे होता था, इसकी एग्जाम्पल है। कॉमन ट्रिगर्स कौन से होते हैं, इमीडिएट, ये तो स्ट्रेट आफ्टर प्रीवियस टास्क है, ठीक है ना। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये फौरन ही नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए। टेम्पोरल है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब स्लाइड्स के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ये कि ये सारी एक साथ आने के बजाय मैं अगर एनिमेशन डाल दूँ और नेक्स्ट क्लिक पे रखूँ या किसी टाइम के बाद रखूँ तो वो टाइम के बाद ही होगी। स्पैरोडिक ये होती है कि जब कोई सोचता है कि वो यार इसमें ये ऐड कर दूं, अब मेरे ज़हन में अचानक ही आया कि यार मैं यहाँ पे एनिमेशन डाल दूं, तो ये स्पैरोडिक अप्रोच है। एक्सटर्नल इवेंट है कि व्हेन समथिंग हैपन्स,
जैसे कि अगर आप खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो आप उस वक्त फ़ोन कॉल करते हैं या आपको कुछ याद आता है कि ओ यार मुझे उसको कॉल करनी थी, तो ये एक्सटर्नल इवेंट है। इन्वायरमेंटल क्यों कि आप समथिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, जैसे आर्टिफैक्ट्स है। अब जैसे आपको अंदाज़ा हुआ कि वही जैसे ही आपने कुछ देखा कि यार ये इवेंट हो रहा है और आपने उससे आपको ख्याल आया कि यार मुझे ये करना है, या जैसे ऑफिस में होता है कि कोई किसी को कॉल कर रहा होता है तो आपको अचानक याद आता है कि वही यार मुझे भी कॉल करनी थी, तो आप उस टाइम पे कॉल करते हैं। सो ये आप आर्टिफैक्ट्स यानी उसी तरह की चीज़ को देख के आपको कुछ याद आता है कि वो यार ज़बरदस्त है। जैसे कोई बहुत ही अच्छा शॉट खेला है तो आप ये कहते हैं यार ये शॉट जो है उसने फलाने की तरह से बिल्कुल खेला है क्रिकेट में। सो वो आपको आर्टिफैक्ट याद दिला रहा होता है, वो शॉट याद दिला रहा होता है कि ऐसा शॉट किसने और खेला था। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं, एज शेयर रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं, एज फोकस ऑफ एक्टिविटी भी होते हैं, एक्ट एज अ ट्रिगर इंफॉर्मेशन सोर्सेज एटसेट्रा भी होते हैं। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अगर हम फ्लाइट स्ट्रिप को देखें तो वो एक आर्टिफैक्ट है। वो ये बता रहा है कि ये 9.37 पे ये BTN एक फ़्लाइट है जिसका नंबर 180 है और ये ब्रिटानिया बैल 770 542 MBC T40 है और इसके अंदर जो है ये जो है ब्रिटानिया की एक फ़्लाइट है जिसके अंदर ये वाला जहाज़ है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर 3 कैपेसिटी है और क्रू ने 952 पे आना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बता रही हैं कि क्या चीज़ कब होनी है। प्लेस होल्डर्स होते हैं नोइंग वेयर यू आर इन अ प्रोसेस लाइक अ प्रोग्राम काउंटर। आप प्रोग्राम काउंटर में जैसे आप बताते हैं कि अब इस जगह पे या जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपको बताता है कि यू आर दैट नंबर ऑफ यूज़र। सो ये एक तरह से प्लेस होल्डर्स है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी इसकी एग्जांपल हैं। कोडिंग क्या है कि आप मेमोरी में कैसे डालते हैं, एक्सप्लिसिट है, टू डू लिस्ट बना लेते हैं या आर्टिफैक्ट्स में आप बना लेते हैं कि भाई ये काम आपके आर्टिफैक्ट्स में डाले हुए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए हैं। वेयर आर यू, अगर हम उसको देखें, कंट्रोलर है चूज न्यू फ्लाइट लेवल, टेल पायलट न्यू फ्लाइट लेवल, उसको फ्लाइट लेवल का नया बताएगा। कंफर्म न्यू फ्लाइट लेवल, पायलट जो है कंफर्म करता है नया फिर पायलट असेंड टू न्यू लेवल, उस न्यू लेवल पे आता है। न्यू फ्लाइट लेवल अचीव, सो अगर एक फ्लाइट किसी जगह पे कंट्रोल टावर देखता है कि एक फ्लाइट जा रही है और दूसरी फ्लाइट भी सेम लेवल पे आ रही है तो वो एक पायलट को बताता है कि आप ये फ्लाइट लेवल ज़रा नीचे कर लें। सो कंट्रोलर ने जब बताया तो पायलट उससे कंफर्म करता है कि यार मैं इस फ्लाइट लेवल पे लेके आना है, वो कहता है यस, तो वो फिर उस फ्लाइट लेवल पे लेके आता है। फिर वो अगेन इसमें मिसिंग है कि वो कंट्रोल उसको बताता है कि मैं इस लेवल पे ले आया हूँ। कंट्रोलर भी अपने रडार पे देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि अब ये कोलिजन नहीं होगा, ये दोनों डिफरेंट फ्लाइट लेवल पे आ गए। या अगर असेंडिंग करनी है आपने उसको टच डाउन करना है प्लेन को तो तब भी आपको हर लेवल तेज़ी से चेंज करते हुए until you touch down and land on the सरफेस होता है तो तब नहीं करते। सो अब ये उसको पता चला कि यार ये यहाँ पे मैंने आपको नीचे जाने की बताई, उसने अप लेने की एग्जांपल ले ली कि 180 से 220 पे आ गया। सो इसी तरह से उसको पता चला कि 180 ख़त्म हो गया है और ये 220 के लेवल पे आ चुका है। सो यहाँ पे उसने इस जगह पे ये कह दिया कि फाइल जो है 220 अचीव हो गया और आपके नेक्स्ट लेवल पे आपका जो उसका था उसको पता चल गया कि ये इस तरीके से पहुंच गया है। ट्रेसिंग प्लेस होल्डर्स ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कहाँ पे डालना है। अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में बी इन पीपल्स हेड्स, लोगों के दिमाग में भी होती है, वो रिमेंबर रखते हैं कि उनको नेक्स्ट क्या करना है। एक्सप्लिसिटली इन द इन्वायरमेंट भी होती है, टू डू लिस्ट, प्लानिंग चार्ट्स, फ्लाइट स्टेप्स, वर्क फ्लो जो आपने बनाया होता है। सो ये इन्वायरमेंट में दिया होता है कि आज ये काम किया करने हैं, ये चीज़ें करनी हैं। इम्प्लिसिटली इन द इन्वायरमेंट जो होता है वो लोकेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स होता है कि आपने लोकेशंस बनाई हुई हैं और आर्टिफैक्ट्स की वो दिया हुआ है, तो ये इम्प्लिसिट है कि इस जगह पे ही आना है। सो
करवाना, जैसे इस एग्जांपल में अगर आ जाएं तो ये इम्प्लिसिट है कि यहाँ पे जो फ्लाइट लेवल है वो आना है, तो ये इम्प्लिसिट है कि फ्लाइट लेवल को इस जगह पे ही उसने देखना है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट्स में फ्यूअर अफोर्डेंसेस फॉर आर्टिफैक्ट्स होती हैं कि आपके पास आर्टिफैक्ट्स के अंदर बहुत थोड़ी जगह होती है जहाँ पे आपने ये सब काम करना होता है। और अगर डेंजर फॉर केयरलेस डिज़ाइन में अगर ये आर्टिफैक्ट किसी गलत जगह पे, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल पे देखा, ये कहीं और आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो पेपर्स टाइडी और स्क्यूड, लेटर ओपनड और क्लोज। सो पेपर जो है टाइडी है या स्क्यूड हुए में, लेटर ओपन और क्लोज्ड है, ये हमें उसको लेके चलना पड़ता है। लो इंटेंशंस एंड सेंसर बेस्ड इंटरेक्शंस क्या होती हैं कि अब कार कर्टसी लाइट्स है, टर्न्स ऑन व्हेन डोर्स अनलॉक्ड और ओपन। जैसे ही आप गाड़ी खोलते हैं या गाड़ी बंद करते हैं तो ऊपर वो जो लाइट है वो जल जाती है, लेकिन वो आफ्टर टाइम पीरियड टर्न ऑफ हो जाती है, या व्हेन इंजन टर्न ऑन वो ऑफ हो जाती है। सो ये बाज़ दफ़ा ये वाली चीज़ें होती हैं, या आप बटन ही उसका ऑफ पे कर दें या ऑन ओनली पे कर दें, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जो सारा पर्पज़ है वो ये है कि ड्राइवर का होता है कि वो गाड़ी के अंदर चला जाए, और दूसरा मेजर पर्पज़ ये होता है कि जो दरवाजे बंद हो गए हैं उनका भी पता चल जाए गाड़ी चलाने से पहले। सो इंसिडेंटली द लाइट्स कम ऑन, अगर वो लाइट कम ऑन हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। जो ज़ीरोक्स कैम्ब्रिज में उन्होंने एक्टिव बैजेस दिए हुए थे, और ये ऑटोमेटिक डायरीज थी, और उन्होंने उससे ये किया था कि आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं और आपकी डायरी एंट्री क्रिएट हो जाती है कि भाई आप फला जगह पे जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अब ये उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मीडिया कप में क्या होता है, कप है सेंसर्स, हीट मूवमेंट, प्रेशर्स, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, हीट मूवमेंट और प्रेशर होते हैं, और ये ब्रॉडकास्ट कर देता है कि इस वक्त किस स्टेट में है। यूजर्स फॉर अवेयरनेस, यूज़र इज़ मूविंग और ड्रिंकिंग, तो यूज़र अवेयरनेस के लिए है, और उस वक्त अगर यूज़र मूव कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है वो उसके इस्तेमाल कर सकता है। हैंड्स पर्पस टू ड्रिंक कॉफ़ी, इंसिडेंटली कोलिग्स आर अवेयर। अब वो हैंड्स जो है वो चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि कॉफ़ी पिए, लेकिन वो कोलीग्स को भी पता होता है कि वो हैंड्स कॉफ़ी पीने जा रहा है, क्योंकि वो उसकी मूवमेंट को बता रहे होते हैं। शॉपिंग कार्ट्स है कि गुड इन शॉपिंग कार्ट एनालाइज्ड, वो जब आपने करना होता है कि ख़ासतौर पर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से शॉपिंग कार्ट है जैसे आप किसी मॉल में आते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि आपने सेलेक्ट करना होता है। अब अमेज़ॉन बुक्स में अगर आप जा रहे हैं तो यूज टू बिल्ड नॉलेज अबाउट बुक्स, वो लोगों के हिसाब से ये बना देता है कि जिन्होंने ये वाली बुक्स ली हैं, जैसे किसी ने HCI की बुक ली हैं तो उन्होंने इंटरेक्टिव डिज़ाइन की बुक्स भी ज़रूर ली हैं, तो ये एक तरह से वो बना लेता है। तो यूज टू गिव यू सजेशन यू माइट लाइक टू लुक एट, और फिर वो स्पेशल ऑफर्स वगैरह, और ये भी बता सकता है कि आपने ये वाली इस बुक्स को भी देख लें। लोग जो भी HCI पढ़ रहे हैं एलन डिक्स की, वो इंटरेक्टिव डिज़ाइन भी पढ़ रहे हैं। अब आपका पर्पस है एक बुक खरीदना। अब आपके साथ इंसिडेंटली क्या हो रहा है कि बहुत सारे टाइटल्स भी डिफाइन कर दिए हैं। अब इनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, इन पे हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप हैंड्स कॉफ़ी पी रहा है या आप बुक खरीद रहे हैं और आपको दूसरी बुक्स का भी पता चल रहा है, तो यू एट दैट टाइम ऑल्सो कैन बाय दैट, और लेटर स्टेजेस पे भी आप अपने पास वंस अगेन आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि आप उसको नेक्स्ट क्लिक कर लें। ये चार्ट आप अपने Amazon में जो ऑनलाइन बुकिंग का खरीदारी कर रहे होते हैं वो अपने उसमें नेक्स्ट में डाल लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको दिनों के बाद जो है आप देख सकते हैं कि रिमाइंड मी आफ्टर 1 वीक, तो 1 वीक के बाद आपके पास रिमाइंडर होता है कि डू यू वांट टू बाय दिस बुक, या ये आपके शॉपिंग कार्ट में मौजूद है, आपने अभी तक परचेज नहीं की।
ऑन क्यू जो है वो इंटेलिजेंट टूल बार है, अप्रोप्रिएट इंटेलिजेंस होती है इसमें, मेक इट गुड व्हेन इट वर्क्स, डोंट मेक इट हार्ड और इफ इट डजंट। सो उसको इतना आसानी से आप करवाएं कि जब वो ना करे तो उसको मुश्किल ना करें। एनालिसिस क्लिपबोर्ड कंटेंट्स, वो क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स को एनालाइज करता है और सजेस्ट थिंग्स टू डू विद इट। जैसे अगर आपने स्पेल चेक लगाया हुआ है और आपने गलत स्पेलिंग कर दी है तो अब वो आपको इंटेलिजेंटली बाज़ दफ़ा वो सिर्फ रेड बार दे देता है, बाज़ दफ़ा आपको इंटेलिजेंट ऑप्शंस दे देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने हार्ड कर दिया है कि वो ज़रूर रिप्लेस कर दे। वो एट टाइम्स जो है अच्छा भी होता है, बाज़ दफ़ा वो मुश्किल हो जाती है कि मैं ख़ास तौर पे जैसे अगर आपने इसमें डिक्शनरी की ऑप्शन अपने टेक्स्ट में ओपन रखी हुई है और वो आप एसएमएस कर रहे हैं और उसमें आप रोमन में उर्दू लिख रहे हैं तो वो आपको इंग्लिश ऑप्शंस पे अगर ले आएगा और वही आपके ऊपर फोर्स कर देगा तो एट टाइम्स वो मुश्किल हो जाता है। सो इट शुड सजेस्ट थिंग्स टू डू विद इट, नॉट फोर्स यू टू डू इट। So user purpose to copy text elsewhere, incidentally alternative things to do, और फिर उसके साथ alternative चीज़ें भी आ गई हैं, वो क्या करे, तो यूज़र बाज़ दफ़ा फोकस भी उसका हट जाता है। तो हमारे पास अब इंटेंशनल स्पेक्ट्रम क्या है, प्रेस लाइट स्विच, एक्सपेक्टेड ये है कि वॉक इन टू रूट, एक्सपेक्टिंग लाइट्स टू स्विच ऑन। सो अगर सेंसर बेस्ड वो मिलते हैं, लाइट स्विच होते हैं, तो उनका आपके पास इंटेंशन ये होता है कि जैसे ही आप ने लाइट स्विच को ऑन किया, अभी हम सेंसर बेस्ड पे नहीं जाते। द इंटेंशनल स्पेक्ट्रम क्या है कि इंटेंशन ये है कि आपने प्रेस किया लाइट स्विच, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मैं रूम में जाऊं लाइट जो है वो ऑन हो जानी चाहिए। अब वॉक इन टू रूम, इंसिडेंटल क्या हो गया कि आप वॉक इन टू रूम, अनबीनोन टू यू एयर कंडीशनिंग इंक्रीजेस, उसकी वजह से एयर कंडीशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। सो आप सिर्फ लाइट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब आपको ठंड अचानक लग गई। फ्लूइडिटी क्या है कि अब क्योंकि इंसिडेंट तो हैपन हो गया है, यूजर नोटिस फॉर्म मॉडल देन रिलाई ऑन बिहेवियर। सो यूजर ने एक कॉम्प्रिहेंशन किया कि उसको समझ आ गई कि ये तो हो गया है, अब उसने एक मॉडल बना लिया कि उसको क्या करना है और उस पे बिहेवियर किया। और को ऑप्शन में ये है यूजर एक्सप्लिसिटली यूज बिहेवियर ओपन डोर फॉर लाइट्स, और उसने अब अगर लाइट ऑन नहीं हुई तो उसने दरवाजा खुला रखा सो दैट कि लाइट खुली उसको नजर आ जाए और फिर वो जो क्या कहते हैं एयर कंडीशन है उसको स्लो भी कर सके। सो इंटरेक्शन मॉडल क्या हुआ कि इंटेंशनल साइकिल जो है वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन लूप जो हमने पहले पढ़ा था कि आपने इंटेंशन जो है वो गोल की तरफ है, एग्जीक्यूशन सिस्टम है, और उसको इवैल्यूएट किया और इवेंचुअली आप अपने गोल की तरफ चले गए। सम एक्सपेक्टेशन है, मल्टीपल गोल्स हैं, उसमें डिस्प्लेस भी डाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी डाल सकते हैं, गाइडलाइंस में आप फीडबैक और ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हैं। कॉग्निशन में हमने पहले भी पढ़ा था, फिजिकल थिंग्स हैं, इनएनिमेट है, डायरेक्टनेस ऑफ इफेक्ट है कि आपने डायरेक्शंस आपकी सेट हैं कि ये इफेक्ट होना चाहिए। लोकेलिटी ऑफ इफेक्ट है कि आप पे जो उसकी वजह से अगर लाइट आपने ऑन की और लाइट नहीं खुली तो अब ये लोकेलिटी ऑफ इफेक्ट हो गई है कि आप देखेंगे क्या वजह है। और इसी तरह विजिबिलिटी ऑफ स्टेट है कि अब लाइट खुलनी चाहिए, नज़र नहीं आ रही, तो अब ये बहुत विजिबल है कि यार जो चीज़ हम करना चाह रहे थे, जिस एक्शन हमने लिया था वो इफेक्ट और वो स्टेट नहीं आई, लाइट खुलने की स्टेट नहीं आई, बल्कि एयर कंडीशन चलने की या तेज़ होने की स्टेट आ गई है। कंप्यूटेशनल थिंग्स ऑल्सो एनिमेट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स कर सकते हैं हम इनको जब कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उनको एनिमेशन में हम दिखा दें। नॉन लोकेलिटी ऑफ इफेक्ट, डिस्टेंस, नेटवर्क्स, टाइम डिलेज, मेमोरीज। सो हम नॉन लोकेलिटी ऑफ इफेक्ट को हम नेटवर्क्स के डिस्टेंस या टाइम डिलेज या मेमोरीज के हवाले से दिखा सकते हैं। और लार्ज हिडन स्टेट्स जो हैं उनको भी हम कंप्यूटेशनल थिंग्स में दिखा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इनेट इंटेलिजेंस क्या है, फिजिकल, नेचुरल, एनिमल, सोशल, साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो
इनबिल्ट होती है इन तमाम सिस्टम्स में। रैशनल थॉट्स आपकी उनको समझना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह इमेजिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सो इनेंट इंटेलिजेंस जो है वो अगर आपने नहीं उसको समझा तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह रैशनल थॉट्स क्या हैं उनको भी पता होना चाहिए और इमेजिनेशंस क्या हैं उनको भी पता होना चाहिए। अब हम जो है इंटरफेसेस में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वर्चुअल रियलिटी और हम ऑगमेंटेड रियलिटी उनके ऊपर जा रहे हैं। टेंजिबल हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। रिक्रूट फिज़िकल या टेंजिबल इंटेलिजेंस, हम फिज़िकल या टेंजिबल इंटेलिजेंस को उसके अंदर इम्बिल्ड कर सकते हैं। और यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग या एम्बिएंट कंप्यूटिंग या इंसिडेंटल कंप्यूटिंग्स को भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। होमुनकुलाई जो है वो होमुनकुलस से निकला है। ये बेसिकली 16वीं सेंचुरी में छोटे लोगों के हवाले से बात होती है कि वो उनके कॉन्सेप्ट था। 19वीं सेंचुरी में ये इसको मिथ बना के, फिक्शन बना के यूज़ किया जाता है और कि छोटे छोटे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं। सो ये इमेजिनेशन में बंदों के मौजूद है। इसी तरह हॉन्टेड हाउस भी ये कहते हैं कि ह्यूलिसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको ये कहते हैं कि ये ह्यूलिसेशन है आपकी, आप सोच रहे हैं, आपकी जो सोच का अमल है। सो इट्स नॉट के कोई ऐसी चीज़ होती है। सो ये सारी चीज़ें इंसिडेंटल हैं, आपके किसी इंसिडेंट की वजह से ये अकर हो जाती हैं एंड यू नेवर नो कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, किस तरीके से आ रही है। सो ये सारी जो है वो थिंकिंग की इंटरफेसेस इनके कैसे बनाई जाए, इनको कैसे लेके चला जाए। सो इन समराइज हमने कहा कि रियल इंटरेक्शन इज नॉट सिंपली प्रेसिंग अ बटन एंड सीइंग समथिंग हैपन ऑन स्क्रीन। सो रियल इंटरेक्शन ये नहीं है कि हमने एक बटन प्रेस कर दिया और उसके बाद देखा कि अब स्क्रीन क्या रहा है। In this lecture, we have looked at some of the ways to model and understand rich aspects of interaction, which included event analysis, task model, applications of ubiquitous computing. So हमने इसमें ये देखा कि कैसे मुख्तलिफ चीज़ें हम कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं और फिर उसमें हमने इवेंट एनालिसिस, टास्क मॉडल वगैरह को लेके चले और उससे प्रूफ करने की कोशिश की कि टास्क जब होगी तो क्या होगा, डिलीट की टास्क अगर आप हिट करेंगे तो क्या होगा, मिस करेंगे तो क्या होगा, कहाँ पे फॉर्मलाइजेशन जो हैं इवेंट्स के वो ऐसे नहीं हो रहे, उसमें अगर क्या चीज़ ऐड कर दी, जैसे डिलीट में अगर आपने मिस कर दिया है तो अगर हम वहाँ पे एनिमेटेड कोई एस्पेक्ट दिखा देंगे डिलीशन का कि वो टेक्स्ट डिलीट हो रहा है तो वो थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट देगा कि येस यू हैव डिलीटेड एंड इफ दैट डजंट हैपन तो यू नो कि आपने डिलीट के बटन को मिस कर दिया है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लेके चले। सो टास्क मॉडल्स में हमने देखा कि CTTs हैं, कंकरेंट टास्क हैं और ट्रीज हैं, और उसके अलावा हमने ग्रुप टास्क एनालिसिस को भी देखा, ग्रुप वेयर टास्क एनालिसिस को। तो कंकरेंट ट्रीज में हमने मॉडल को एक लेके चले जिसमें हमने ये दिखाया कि जब आपने किसी भी हॉलीडेज पे जाना है तो क्या करना है। फर्स्ट आपके जहन में होगा, फिर आप अपने लोगों से या आप ईमेल से या अपने वेब से आप अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। फिर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप दूसरे मॉडल में कंकरेंटली जाएंगे, वहाँ पे बुकिंग वगैरह देखेंगे, फ़्लाइट देखेंगे और वो फ़्लाइट्स बुकिंग कराने के बाद होटल की बुकिंग कराएंगे। अरेंजमेंट चलिए आप उस तरीके से एक तरह से कंकरेंटली लेके जाएंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर ओपन लूप रखेंगे तो आपको फीडबैक अगर नहीं मिलेगा तो एट टाइम्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फीडबैक मॉडल भी रखना ज़रूरी है। अब एट टाइम्स अगर वो फ़्लाइट्स में बार बार डिले आ रहा है, वहाँ पे आपसे वो बार बार अगर फीडबैक लेता रहेगा तो फ़्लाइट बुकिंग में आजकल ये होने लगा है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो सीट्स अवेलेबल होती हैं, ख़ासतौर पे चीप सीट्स। तो उस पे उसको अगर आप फीडबैक ओरिएंटेड रखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं पे आपको ओपन लूप रखना होता है, कहीं आपने फीडबैक रखना होता है। सो ये तरीका है। ग्रुप वेयर टास्क एनालिसिस को हम आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे कि वो उसका क्या है। तो उसमें बताया था कि ग्रुप इन्वॉल्व होता है, उस तरीके से करता है। फिर हमने मुख्तलिफ यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग के जैसे एग्जांपल्स दी थी कि कॉफ़ी कप है, इंटरेक्टिव मेन्यू है,
इसी तरह बैज है जो कि ऑटोमेटिक बैजेस हैं, तो उन एग्जांपल से हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो एप्लीकेशंस दिखाई कि ये रिच इंटरेक्शन जहाँ पे हो रही हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपने कैसे लेके चलना है। और इन तमाम चीज़ों को जब हम लेके चले तो हमें पता चला कि रिच जो इंटरेक्शंस हैं वो ये नहीं है कि आपने सिंपल एक प्रेस कर दिया बटन और काम हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा हमें उसके अंदर को समझने की ज़रूरत है, इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।